मैं अंदर आ जाऊं भाई? खुले हुए दरवाजे पर दस्तक देते उसने पूछा तो काशान अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए सोफे पर बैठ गया। आ जाओ, उसने 2 लफ्ज़ अदा करते जूनी को अंदर आने की इजाज़त दी, जबकि नीलम चेहरे पर 12 बजाए बेड पर बैठी थी। कैसे आना हुआ? जुनैरा के हाथ में खाना देखते हुए भी वो वजह दरियाफ्त करने लगा। खाना बना रही थी, इसलिए सोचा कि आपके लिए भी बना दूं, इसीलिए खाना देने आई हूँ भाई। काशान के सामने टेबल पर उसने ट्रे रखते जवाब दिया। मुझ पर यह एहसान ना ही किया करो जुनैरा, उसकी जगह तुम प्लीज़ कुछ मैच्योरिटी शो कर दो। हर वक्त घर के इस माहौल से तंग आ चुका हूँ मैं। खुदा का वास्ता है, खुद भी सुकून से रहो और हमें भी रहने दो। अपने सामने रखे खाने को नागवारी से देखते हुए उसने कहा तो जुनैरा को अंदाज़ा हो गया कि इशी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसकी शिकायत लग चुकी थी। ये बातें आप अपनी वाइफ को भी समझा दें। मैं खुद इनकी हरकतों की वजह से तंग आ गई हूँ। मुझे भी सुकून चाहिए। रोज़ाना की इस चक से मैं भी बेजार हो चुकी हूँ। वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, फ़ौरन से ही वापस फ्री में मशवरा दे डाला। क्या किया है नीलम ने? वो तो तुम्हारे साथ बोली तक नहीं। और तुमने क्या किया? जब जग उठाकर तोड़ दिया कि तुम्हारे भाई ने लाया है। मैं दिन रात इसीलिए मेहनत मजदूरी करके चीज़ें लाता हूँ कि तुम उठाकर तोड़ दो। काशान नीलम की साइड लेता उससे इस्तफसार करने लगा। क्या आपकी मासूम बीवी ने आपको ये नहीं बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया? जूनी ने कड़ी नज़रों से नीलम बेगम को देखकर पूछा। क्या किया है मैंने? हाँ बोलो, क्या किया है? तुम किचन में आते ही मुझे बेऔलादी के ताने देना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी तो जग उठाकर तोड़ दिया। जब मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो तुम बदतमीजी पर उतर आई। एक तो यहाँ रह रही हो, हमारे बच्चों के ना आने की वजह भी तुम हो, और वो तुम्हारी मनहूस चमची जिसके साथ अगर इस घर में तुम पड़ी हो, उल्टा मुझे ही ताने दोगी। उसकी बात सुनकर नीलम भड़क उठी और उसके सामने आकर गुस्सीले तेवरों से चिल्लाने लगी। यहाँ रह रही हूँ तो ये तुम्हारा घर नहीं है मिस नीलम, ये घर मेरे माँ बाप का था जिस पर मेरा पूरा हक है। और तुम जो बोल रही हो ना, मुझे बताओ तुमने ये किस हक से इश्मल पर हाथ उठाया? एक ग्लास ही टूट गया था ना, वो भी पता नहीं तुमने तोड़ा था या उसके हाथ से गिरा होगा। जो भी था, तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ऐसे इतने छोटे बच्चों पर कोई हाथ उठाता है? सीने पर हाथ बांधते वो इश्मल का हिसाब मांगने लगी। उसने नीलम को शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन बेसूर। अपनी हद में रहो जुनैरा, नीलम तुमसे बड़ी है, भाभी बुलाओ उसे। छोटे बड़ों का लिहाज भूल गई हो तुम। उन दोनों को एक दूसरे पर चिल्लाते देख काशान उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर अपनी बीवी की साइड लेते हुए जूनी को डांटने लगा। हाँ भूल गई हूँ, ये बड़ी हैं तो अपनी इज्जत करवाएं, तभी मैं इज्जत करूँगी, वरना मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर आइंदा इसने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत की ना, तो मैं इनका हाथ ही काट दूंगी। आज पहले से ही आपको साफ अल्फाज में बता रही हूँ। भाई की उस हरकत पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से फूली हुई नाक मजीद सुर्ख हुई। मामा प्लीज़ आ जाएं। इश्मल दूसरे रूम में जाकर जूनी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो क्या आती। थोड़ी देर के बाद साथ वाले रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अपने छोटे छोटे हाथ कानों पर रखते हुए उसने आवाज़ों को रोकना चाहा, लेकिन वो आवाज़ें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए चलकर खुद उधर आ गई और जुनैरा को चीखते हुए देखकर बोली, आ रही हूँ बेटा, चलो। टेबल पर से ट्रे वापस उठाते हुए उसने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और ऋषि का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। देखा आपने काशान, आपकी बहन कैसा सलूक करती है मेरे साथ। जूनी के जाते ही नीलम ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, मैं सब ठीक कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं डिनर के लिए, मूड भी अच्छा हो जाएगा। ओके। नीलम को परेशान देखकर उसने कहा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। अमान दिल को लिए वापस अपने घर पहुंचा तो घर वैसे ही सुनसान पड़ा था जैसा वो छोड़ कर गया। दिल के पीछे पीछे वो बैग लिए हॉल में आया तो मुजम्मिल वहीं खड़ा उस किसी की कॉल सुन रहा था। दिल तुम अपने कमरे में चलो, मैं ये सब चीज़ें लेकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ। रुकते हुए उसने दिल की मुतवरम सूजी हुई आंखें देखकर कहा, नहीं अमान, मैं अभी लॉन में जाना चाहती हूँ कुछ देर। दिल बहुत घबरा रहा है, रूम में नहीं जाऊँगी। खाली घर में बहुत खौफ आ रहा है मुझे। खाली खाली घर को देखकर वो मज़ीद उदास हो गई और वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, ओके, हम दोनों चलते हैं बाहर, 2 मिनट यहीं बैठो, आता हूँ। दिल को कहते हुए वो मुजम्मिल को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। ये बैग्स मेरे रूम में रख दो और हाँ, मुलाजमीन को काम पर वापस बुला लो। कल सुबह ही सब घर में मौजूद होने चाहिए।
ये बैग मेरे रूम में रख दो और हाँ, मुलाजमों को काम पर वापस बुला लो, कल सुबह ही सब घर में मौजूद होने चाहिए। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने बैग मुजम्मिल को थमाया तो वो सर को हाँ में जुम्बिश देकर बैग लिए ऊपर चला गया। उसे देखते हुए अमान ने भी वापस किचन का रुख किया। फ्रिज से दूध निकाल कर उसने गर्म करने के लिए रख दिया। फिर गर्म दूध ग्लास में डालकर उसमें दो स्लीपिंग पिल्स भी ऐड कर दी। स्पून से अच्छी तरह मिक्स करते वो वापस बाहर आया तो दिल अपना सर सोफे की पुश्त पर रखे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। साथ ही साथ उसकी आंखों से मुसलसल पानी बहे जा रहा था। दिल उठो, बाहर चलते हैं। उदासी से उसे देखते हुए अमान ने दिल को पुकारा तो वो आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई और शिकस्त खूदा कदमों से चलते हुए उसके पास आई। अमान, मेरी मामा भी पापा के पास चली गई। वो अपने दिल को भी साथ लेकर जाती ना, मुझे क्यों यहाँ अकेला छोड़ गई हैं? मामा, मेरी मामा, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अमान थोड़ी देर पहले सोई दिल को बेड पर रखकर उसे अच्छी तरह कंफर्टर से कवर करते खुद स्टडी में चला गया था। अपने जहन को सोचों से आज़ाद करने के लिए वो लैपटॉप ऑन करके बैठ गया और ऑफिस का कुछ काम करने लगा। उसे काम करते हुए अभी 1 घंटा ही गुजरा होगा जब उसे रूम से दिल की आवाज़ें आने लगीं। अमान ने दानिस्ता तौर पर स्टडी का डोर खुला रखा ताकि दिल जागे तो उसे मालूम हो जाए। अभी वो शायद ख्वाब में बोल रही थी। अमान उसकी आवाज़ सुनकर स्टडी से बाहर आ गया था। वो चलता हुआ बेड पर उसके पास आया तो वो खूब गर्दन इधर उधर हिलाते कुछ बोल रही थी। लैंप की मध्यम सी रोशनी में उसकी शफाफ पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। दिल, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देख रही हो क्या? वो आराम से उसके पास बैठता पूछने लगा, लेकिन वो हनूज अपना सर इधर उधर हिलाए जा रही थी। दिल, आंखें खोलो, बुरा ख्वाब देख रही हो, उठो, शाबाश। उसने दिल की जानिब झुकते उसकी पेशानी से पसीना साफ किया तो मुंदी मुंदी आंखें खोलकर वो उसे देखने लगी। नींद से भरी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। आंखों के पपोटे अभी भी रोने के बाइस सूजे हुए थे। क्या हुआ लड़की, ख्वाब में क्यों रो रही थी? दिल के पास होते हुए उसने प्यार से उसके बाल पीछे करते हुए पूछा। मेरी मामा बहुत तकलीफ में थी, भर्राए हुए लहजे में कहती वो उठने लगी तो उसके बाल फिर से आगे फैल गए जो उस वक्त से अमान पीछे कर रहा था। दिल, तुम्हें मालूम है इस वक्त वो तुम्हें देख रही हैं और उन्हें इतना बुरा लग रहा है कि उनकी बेटी रात को भी जाग कर रो रही है। क्या तुम उन्हें तकलीफ देना चाहती हो? उसे रोने का मूड बनाते देखकर वो बोला और साथ ही उसके बाल वापस संभाल कर पीछे करने लगा। मुझे माफ़ कर देना मेरी मामा, मैं आपको नहीं बचा पाई, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, लेकिन मेरा दिल फटा जा रहा है। ख़यालों की दुनिया में जाते हुए वो शाहिदा से मुखातिब हुई और फिर से उसकी बड़ी बड़ी आंखें जलने लगी। दिल, तुम प्लीज़ मुझे सज़ा दे दो ताकि तुम्हारे दिल से ये बोझ कम हो सके। मेरे भी तो माँ बाप नहीं हैं। दिल, उन्हें भी तो तुम्हारे मामू ने ही मारा है। मैंने भी सालों से सब्र किया हुआ है, तुम भी सब्र करो, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। पहले मैं बदले की आग में अंधा होकर सही गलत नहीं देख सका, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे बहुत बुरी तरह तोड़ूंगा। दिल, तुम देख लेना। शम्स के बारे में बात करते उसका लहजा अपने आप सख्त होने लगा तो वो दिल से फासला बनाते हुए बैठ गया। आपसे एक बात पूछूं अमान? उसे दूर होते देखकर दिल अपनी आंखें साफ करके पूछने लगी। हाँ पूछो दिल, एक नहीं बहुत सी बातें पूछो। वो अपने लहजे को अजहद नर्म बनाते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने आपके मामा पापा को कैसे मारा था? क्या मेरी मामा को भी उसने ऐसे ही मारा होगा? दिल ने अचानक से गैर मुतवक्को सवाल किया जिस पर अमान के चेहरे के तासुरात बदले, लेकिन अपने हाथों को आपस में फंसाते हुए उसने गहरा सांस लेकर बात शुरू की। शम्स मेरे पापा का दोस्त था जो दोस्ती की आड़ में उनसे दुश्मनी निभा रहा था, लेकिन पापा को नहीं मालूम था। जब मेरे पापा का बिजनेस बहुत चलने लगा तो शम्स को लालच ने आन घेरा और पापा से सब कुछ छीनने के लिए उसने तरह तरह के हथकंडे इख्तियार किए, लेकिन किसी भी तरह वो कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद वो सीधा दुश्मनी पर उतर आया। मेरी मामा को घर से उठवा लिया। पापा ने उन्हें ढूंढने के लिए दर दर छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। पापा ने हर किसी से राब्ता किया, पुलिस से भी मदद लेना चाहिए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। और फिर 2 दिन के बाद शम्स की कॉल आई और तावान का मुतालबा किया, जिसकी कॉल सुनकर पापा को यकीन ही नहीं आया कि उनके साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि शम्स है, जिसे वो अपना दोस्त समझ रहे थे। वही उनका इतना बड़ा दुश्मन निकला। लेकिन पापा मेरी मामा राबेल शाह की खातिर उसका तावान भरने के लिए राज़ी हो गए। तुम्हें मालूम है दिल, तावान में उसने क्या मांगा?
आधी बात बताकर उसने दिल की जानिब गर्दन मोड़ते हुए पूछा तो उसने अपनी गर्दन को नफ़ी में जुम्बिश दी। मेरे पापा का घर, बिजनेस, उनकी कुल जमा पूंजी, सब कुछ अपने नाम करवाने का कहा। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, सिर्फ 7 साल का, लेकिन इतना नासमझ नहीं था कि कुछ समझ ना सकता। पापा दिन रात परेशान और उदास इधर उधर भागते रहते। वली अंकल भी उनके साथ भाग दौड़ कर रहे थे। वो पापा के मैनेजर थे। सिर्फ मेरी मामा को सही सलामत पापा वापस पाने के लिए सब कुछ शम्स को देने को तैयार हो गए। जिस दिन सब कागजात तैयार होकर आ गए तो पापा ने साइन करके उसे भेज दिए और वो रात मुझ पर कयामत बनकर गुजरी। यहाँ पर आकर अमान का जब्त जवाब दे गया और उसका नम लहजा अब आंसुओं में बदलने लगा। उसकी गोद में धरे हाथों पर गिरते आंसू देख दिल अमान के पास हो गई और उसके हाथ थाम लिए। शायद ऐसा करने से उसे सहारा देने की कोशिश कर रही थी वो। उस रात मामा लुटी पुटी हालत में गेट पर नीम मुर्दा हालत में पड़ी हुई हमें मिली। वो बहुत रो रही थी और बार बार पापा के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कह रही थी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, माफ़ कर देना कमर, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाई। तब मैं इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे उनकी बात याद आती है तो दिल कितना दुखता है तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वो अब आवाज़ के साथ रोते हुए उसे बताने लगा तो दिल अपना दुख भूलकर उसके दुख में आंसू बहाने लगी। मामा की बातें सुनकर पापा को सीने में दर्द होने लगा। मैं, मामा और पापा तीनों हॉल में आए तो पापा सीने पर हाथ मारते वहीं तड़पते फोत हो गए। पिछले कई दिनों से वो मामा को ढूंढ ढूंढ कर बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उस रात मामा की हालत देखकर वो बर्दाश्त ना कर पाए और वहीं फोत हो गए, मुझे और मामा को अकेला छोड़कर। मामा मुझे सीने से लगाए पूरी रात पापा की मैयत के पास बैठी रोती रही और मैं माँ की गोद मिलते ही कहीं सो गया। तब मुझ पर मेरा सोना भारी हो गया दिल, और उसी रात मेरी मामा ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान ले ली। उस मनहूस रात में मैंने एक ही दिन अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया, और वो सिर्फ शम्स की वजह से। आज वो जो कुछ खा रहा है सब मेरे पापा का खा रहा है, जो उस पर हराम है। जिस घर में वो रह रहा है वो भी मेरे पापा का घर है। उसने दुनिया के सामने खुद को कमर शाह का दोस्त बताकर मुझे बोर्डिंग में डाल दिया और उसके बाद उसने कोई खैर खबर नहीं ली। सुर्ख आंखों पर हाथ रखते वो बर्दाश्त की आखिरी हदों को छूते रोने लगा। अमान प्लीज़ ना रो, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अमान। अमान को बिलक बिलक कर रोते देखकर दिल उसकी मिन्नतें करने लगी और अमान के चेहरे से उसके हाथ हटाने की भी कोशिश करने लगी, लेकिन वो हनूज रोए चला जा रहा था। अगर वली अंकल ना होते तो मुझे शायद ये सब मालूम ना होता कि शम्स ने कैसे मेरे माँ बाप की जान ली। उन्होंने मुझे बोर्डिंग से निकाल कर पाला, मुझे पढ़ाया, उसकी नज़रों से दूर रखा, और आज उन्हीं की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ कि अपना बदला ले सकूँ। मैं उस इंसान से अपना सब कुछ वापस छीनूंगा दिल, मैं उससे बदला लूँगा, अपने माँ बाप को इंसाफ दिलवाऊँगा, और तुम्हारी मामा को भी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। थोड़ी देर अपना दिल हल्का कर लेने के बाद अमान ने उसी के अंदाज में रगड़ कर आंखें साफ की तो छोटी छोटी आंखें सूजी हुई और छोटी हो गई थी। अमान, अल्लाह आपको सब्र का अजर ज़रूर देगा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका दिल दुखाया। तुम क्यों ऐसे कह रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करो। उसने दिल का चेहरा हाथों में भरते हुए कहा तो दिल अपनी नज़रें झुका गई। उसे अब शर्मिंदगी हो रही थी कि अमान इतना जुल्म सहने के बाद शम से बदला लेने आया था तो वो उसी पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी वजह से शाहिदा की मौत हुई। अमान की बातें उसके वालिदैन का सुनकर उसे अपना दुख उससे कई गुना कम लगा। अल्लाह ना करे अगर ये सब उसकी माँ के साथ हो जाता तो, सोचते हुए उसने झुरझुरी ली। मेरा बेटा इतना खामोश क्यों रहने लगा है? मामा ने कितना अरसा हो गया आपको हंसते हुए भी नहीं देखा। आज अपनी मामा को बहुत सारा हंस कर दिखाओ इशी मेरी जान। सहन में रखी चारपाई पर बैठे जुनैरा इश्मल को एप्पल काट काट कर दे रही थी, जिनमें से सब पीस करके एक एक बाइट लेकर वो वापस प्लेट में रख रही थी। उसके चेहरे की उदासी को महसूस करते जुनैरा ने कहा, मामा मैं आपको कहाँ से मिली थी? एक पीस उठाकर उसने छोटा सा बाइट लेकर उससे पूछा। अल्लाह मियाँ ने दिया था मुझे आपको। ऐसे क्यों पूछ रही हैं? फिर मुमानी ऐसे क्यों कहती हैं कि किसी ने मुझे लाकर आपके सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है? अपना पीस जूनी के मुंह में देते वो पूछने लगी तो जुनैरा उसे संजीदगी से देखने लगी। पास ही फर्श पर झाड़ू देती मुलाजमा भी उसकी बात सुनकर उन माँ बेटी की तरफ मुतवज्जो हुई।
ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، مومانی تو ایسے بولتی رہتی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا انہیں لڑائی کرنے کا شوق ہے، وہ چاہتی ہیں کہ عشی بھی ان سے لڑائی کرے، اسی لیے ایسے بولتی ہیں۔ اس کے دماغ سے بات نکالنے کے لیے زونی نے بات کو الگ رنگ دے کر کہا، لیکن وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اشمل کی ماما اس منحوس کو پیدا کر کے اس کو ہمارے سروں پر ڈال کر خود مر گئی ہے۔ اشمل آج اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ سنی ہوئی ساری باتیں ایک ایک کر کے وہ اس سے پوچھنے لگی، عشی آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو میری چندا؟ مومانی کی باتوں کو نہ سوچا کرو، میں ہوں نا آپ کی ماما آپ کے پاس۔ زنیرہ نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا، ماما آپ تو میری بہت اچھی ماما ہیں، لیکن مجھے مومانی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جب وہ آپ کے ساتھ روزانہ لڑائی کرتی ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اشمل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا، تو آپ کی ماما کون سا کسی سے کم ہے؟ واپس لڑائی کرتی ہیں نا ان کے ساتھ، اس دن دیکھا تھا نا انہوں نے میری بیٹی کو مارا تھا تو کیسے میں نے آپ کا بدلہ لیا تھا۔ میری چندا آپ فضول باتیں مت سوچا کرو، اوکے؟ میری عشی کی ماما بہت سٹرونگ ہے، اپنے بچے کے لیے میں سب سے لڑائی کروں گی۔ اس نے اشمل کا ہاتھ گال سے ہٹا کر ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ ملازمہ بھی جھاڑو چھوڑ کر ان کی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اسے بھی اشمل کی باتیں اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ ماما کیا ہمارا کوئی اور گھر نہیں ہے جہاں میری ماما رہتی ہوں؟ کیا ہم وہاں نہیں جا سکتے؟ ماما پھر آپ کو مومانی اور ماموں کے گھر سے جانے کا بھی نہیں کہیں گے ہمیں؟ ماما پھر ماموں اور مومانی آپ کو گھر سے جانے کا بھی نہیں کہیں گے؟ اپنی سوچ کے مطابق اس نے زنیرہ کی پریشانی کا حل نکالا تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ نیلم اور کاشان کے رویے کی وجہ سے وہ بہت سنجیدہ رہنے لگی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی باتیں اشمل کے دماغ پر اپنا اثر چھوڑنے لگی ہیں۔ میری بیٹی یہ ہمارا ہی گھر ہے، آپ کیوں ایسے سوچتی ہو میری جان؟ آپ چاہتی ہو کہ ہم کہیں اور جا کر رہیں؟ اسے سینے سے لگاتے زونی کی آنکھیں بھرنے لگی۔ وہ بچی جانے کیا کیا سوچتی تھی، وہ بچی کیا جانے کہ اس کی ماں کون سے گھر میں موجود ہے جہاں وہ بھی جانا چاہتی ہے۔ ہاں ماما، جہاں ماموں اور مومانی نہ ہو اور آپ کو کوئی ڈانٹنے والا بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ کہے آپ کو کہ اس گھر سے جاؤ، مجھے بھی کوئی نہ مارے۔ جب آپ اسکول چلی جائیں تو میں کمرے میں ڈر کر نہ چھپوں۔ پونی سے نکلے بالوں کو پیچھے کر کے اس نے کہا تو زنیرہ نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ آج اسے وہ 4 سال کی بچی باتوں سے بالکل بھی 4 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ ہم چلے جائیں گے یہاں سے میری جان، آپ جاؤ اپنے روم سے نوٹ بک لے کر آؤ، میں آپ کو کام کروا لوں، یہ بات ہم پھر کسی دن کریں گے۔ اسے اس طرح کی سوچوں سے نکالنے کے لیے زونی نے اشمل کے گالوں پر پیار کرتے کہا تو وہ واپس زنیرہ کے گال پر کس کرتے اٹھ گئی اور پیروں میں چپل اڑستے ہوئے اندر چلی گئی۔ زونی کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا اندر تک پیچھا کیا، اس کی باتوں نے زونی کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بی بی جی آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ عشی کے جانے کے بعد ملازمہ اس کے پاس ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پوچھیں۔ اس کی آواز نے زونی کو سوچوں سے باہر نکالا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے بولی، یہ بچی آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے کیا؟ اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگا اس لیے پوچھا، معاف کرنا۔ زنیرہ کے سخت تاثرات دیکھ کر اس نے جھجکتے ہوئے اپنا سوال مکمل کیا، معافی کی کوئی بات نہیں، اشمل نام ہے میری بیٹی کا، بے شک وہ میری سگی اولاد نہیں، لیکن اگر میری اولاد ہوتی اپنی تو اس سے بھی زیادہ مجھے عشی ہی پیاری ہوتی۔ مجھے یقین ہے عشی میری بڑی بہن کی بیٹی ہے، وہ اشمل کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ آپ ہی کے ہسبینڈ کو بیٹا چاہیے تھا، میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی نصیب میں لکھی تھی، اس لیے آپ ہی کی فوتگی کے اگلے ہی دن وہ اشمل کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے ہی میں اشمل کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی۔ اب تو ماشاءاللہ سے 4 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اب میرے بھائی اور بھابھی سے ہم دونوں اس گھر میں برداشت نہیں ہو پا رہی۔ انہی کی وجہ سے عشی اتنی سنجیدہ اور اداس رہتی ہے۔ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر ان کی باتوں سے ہرٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ اپنی عمر کے بچوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، کبھی کوئی ضد نہیں کرتی، نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی ہے، خود کچھ کھانے کو دے دو تو کھا لیتی ہے، نہیں تو خاموشی سے اپنی کاپیوں کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اسے چھوڑ کر اسکول میں چلی جاؤں تو پیچھے سے بھابھی اسے مارنے لگتی ہیں، وہ ڈر سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ میں بہت پریشان ہوں عشی کے لیے، ایسے تو وہ خود اعتمادی بالکل کھو دے گی۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، زنیرہ نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے اپنی پریشانی بھی بتائی۔
बीबी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह के रवैये बच्चों के ज़हन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं। बच्चे एक एक चीज़ नोट करते हैं, और अगर वो आज से ही इतना डर रही है तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही डरती रहेगी। मुझे लगता है आपको इस माहौल से उसे दूर रखना चाहिए। मुलाजमा ने अंदर से इश्मल को आते देखकर उसे मशवरा दिया, जो अपनी कापियाँ उठाए बाहर आ रही थी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ। जूनी के चेहरे पर परेशानी आया थी। वो इशी को देखकर आसूदा सी मुस्कुराई। आप कहें तो मैं कहीं बात करूं? मेरा बेटा एक बड़े घर में काम करता है। वो बता रहा था कि वहाँ सिर्फ एक साहब और उनकी वाइफ रहते हैं। बहुत बड़ा घर है। अगर आप वहाँ किराए पर रहें तो? कुछ सोचते हुए उसने जूनी से पूछा। लेकिन आप क्यों पता करके देंगी या कहीं बात करेंगी? इश्मल को उठाकर चारपाई पर बिठाते उसने शक्की निगाहों से मुलाजमा को देखा।